लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ आरजेडी के विधायकों का भी यहाँ बयान सामने आया है कि जबरन उनसे यहाँ पर यानी कि जहाँ उन्हें आरजेडी की लाइन में बैठना था वहाँ वो जेडीयू की लाइन में बैठते नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं विधायकों के साथ अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो गलत होता हुआ नजर यहाँ पर आया, क्योंकि सारा खेल 4 से 5 विधायकों की वजह से बिगड़ा है तेजस्वी यादव का अगर देखा जाए तो यहाँ पर यही कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अभी तो अपनी बहुमत साबित करते नजर आ गए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर वो पलटी मारते जरूर नजर आ सकते हैं। अगर उनको बेहतर मंत्री पद नहीं दिया गया, उनके मन मुताबिक चीजें नहीं हुई तो वो बगावत भी कर सकते हैं। आपने देखा कि मांझी लगातार कहते रहे कि भाई हमें कोई अहम मंत्रालय दीजिए, हर बार आप SC/ST का उठा के मंत्रालय दे देते हैं और एक क्यों, हमें कम से कम 2 मंत्रालय चाहिए थे। तो अभी मुझे लगता है कि ये कहानी खत्म नहीं हुई, अभी इसमें और भी पेच आना बाकी है। अब ऐसे में क्या जो नीतीश कुमार है इन सबको संभाल पाएंगे, क्या बीजेपी इन सबको बेहतर तरीके से आगे लेके जा पाएगी? अगर नहीं हुआ ये सब कुछ बेहतर तालमेल, तो आप ये मानकर चलिए कि लोकसभा चुनाव से पहले फिर एक बार यहाँ पर बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। और अगर वे अब जाकर भी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वे अब मुख्यमंत्री बन जाएं या 2025 में मुख्यमंत्री बन जाए और 2030 तक मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में राज्यपाल या राज्यसभा सांसद एक मुझे लगता है कि बेहतर पद उनके लिए है और वो उसके लिए स्वीकार भी करेंगे। राज्यपाल का आपने जिक्र किया, साथ ही साथ चर्चा ये भी है कि एनडीए उन्हें यहाँ राज्यसभा के तौर पर भी आगे भेज सकता है। राज्यसभा सांसद के लिए 16 सीटें बिहार में आती है राज्यसभा की, जिनमें से 6 पर अब यहाँ नामांकन मतदान उसके बाद होना है, चुनाव सांसदों का होना है, तो संभावनाएं हैं। और यहाँ पर ये भी संभावना है कि जीतन राम मांझी कोई भी बेहतर पद को अपने अनुरूप यहाँ पर उसे स्वीकार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 25 के आने का अभी वक्त है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि नीतीश कुमार का भविष्य यहाँ पर क्या रहने वाला है। आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी प्रांशी 79 उनके विधायक हैं और जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, अपने तमाम विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। जरूर 3 विधायक उनके पाले से और सत्ता पक्ष की तरफ जाकर बैठ गए थे कल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्लोर टेस्ट में पास तो हो चुकी है, लेकिन अब भी फ्लोर टेस्ट में पास हो जाने के बावजूद भी इस सरकार के सामने कई बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेला होता हुआ अब भी नजर आ सकता है, क्योंकि अब विधायकों में नाराजगी की बड़ी वजह भी सामने आ रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में, जिसमें हम चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से कि आखिरकार बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलटी मार लेने के बाद क्या अब जेडीयू के विधायकों में वो नाराजगी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब ऐसे कई पॉइंट सामने आए हैं जिसके मुताबिक देखा गया है कि नीतीश कुमार ने कई ऐसे विधायकों को मनाया है जिससे कि वह फ्लोर टेस्ट में पास हो जाए। बीते कल 12 फरवरी को देखने को मिला कि कई दिग्गज नेता रहे जो विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए और ऐसे में अब वह सफाई देते हुए नजर आए हैं कि आखिरकार विधानसभा पहुंचने में उन्हें देरी क्यों हो गई। ऐसे में यहां पर डॉक्टर संजीव लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो वहीं दूसरे अन्य नेता भी, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था नीतीश कुमार की सरकार के, उस मंत्रिमंडल में कई ऐसे नेता रहे जिन्हें जगह तक नहीं मिली, जो अब अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरह से 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान देखने को मिला, 129 विधायकों का समर्थन मिला है नीतीश कुमार को 243 विधायकों में से, जिस दौरान विपक्षी दल वॉकआउट करते हुए नजर आया। लेकिन अब यहां पर जो बातें निकलकर सामने आई हैं कि नीतीश कुमार ने इन विधायकों को खुद फोन करके मनाया था। तो यहां पर सवाल लेना चाहेंगे सबसे पहले हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार बिहार की सियासत को वह किस तरह से देख रहे हैं कि अब विधायकों की नाराजगी की बड़ी वजह सामने आ रही। दावे तो ये तक किए गए हैं कि नीतीश कुमार ने खुद फोन करके उन विधायकों को मनाया। जीतन राम मांझी की बात कर ली जाए तो जीतन राम मांझी को मनाने के लिए नित्यानंद रॉय को भेज दिया गया देर रात और उनके आवास पर वह तकरीबन आधे घंटे तक रुके भी थे। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर कि नीतीश कुमार अब विधायकों की नाराजगी को दूर कर पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल शुरुआत से अगर देखा जाए तो पूरा मामला कहीं ना कहीं फंसा हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जो 126-27 के आसपास जो आंकड़ा बताया जा रहा था कि क्या वो पार कर पाएंगे, क्या वो पास हो पाएंगे। और महत्वपूर्ण वाली बात ये थी प्रांशी जी कि जिस तरह से उन्होंने 128-29 का आंकड़ा पार किया, उसके बाद ये बात ज़रूर सामने आने लग गई कि जो
बिहार में नीतीश और बीजेपी का जो गठबंधन है वो महत्वपूर्ण है और उसमें कोई इतनी आसानी से सेंधमारी नहीं कर सकता, बल्कि उनके पाले में आरजेडी के 2-3 विधायक भी आ गए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इस विधायक की ताकत, इस जो गठबंधन की ताकत कितनी ज़्यादा है, जो दूसरे पाले के विधायक भी कहीं ना कहीं इनका समर्थन में जो है समर्थन करते हुए नजर आए। वहीं अब क्या इसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, क्या सब कुछ सही तरीके से चलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे विधायक हैं जेडीयू खेमे के जो नाराज़ भी हैं। इसके अलावा ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि कुछ लोग मंत्री पद भी चाहते हैं, अगर उनके मुताबिक मंत्री पद नहीं मिला तो फिर वो क्या एक्शन करेंगे। इसके अलावा आप देखें कि आने वाले लोकसभा चुनाव के दिन बहुत नज़दीक हैं, तो ऐसे में जो सीट बंटवारा होगा क्या उस समय सब कुछ सामान्य बना रहेगा? तो फिलहाल अगर उन्होंने जो कह सकते हैं फ्लोर टेस्ट को पास तो कर लिया है, लेकिन ये इतना अहम नहीं भी है, क्योंकि अभी आने वाले 1-2 महीने के अंदर बहुत सारा कुछ बिहार के अंदर कह सकते हैं राजनीतिक जो घमासान है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और लगातार यहाँ पर जो सीटों का बंटवारा है अब उसको लेकर भी तनातनी बनती हुई नजर आएगी। साथ में अगर जो विधायक इनके पाले में आए हैं, अगर उनको बेहतर मंत्री पद नहीं दिया गया, उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हुई, तो वो बगावत भी कर सकते हैं। आपने देखा कि मांझी लगातार कहते रहे कि भाई हमें कोई अहम मंत्रालय दीजिए, हर बार आप SC/ST का उठा के मंत्रालय दे देते हैं, और एक क्यों, हमें कम से कम 2 मंत्रालय चाहिए थे। तो अभी मुझे लगता है कि ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी इसमें और भी पेच आना बाकी है। अब ऐसे में क्या जो नीतीश कुमार हैं इन सबको संभाल पाएंगे? क्या बीजेपी इन सबको बेहतर तरीके से आगे लेके जा पाएगी? अगर नहीं हुआ ये सब कुछ बेहतर तालमेल, तो आप ये मानकर चलिए कि लोकसभा चुनाव से पहले फिर एक बार यहाँ पर बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। वाकई में फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर आने वाले समय में एक और बड़ा घमासान नजर आ सकता है, क्योंकि अभी जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो खेल खेला उसके बाद से देखा जाए एक बड़ा खेल होने की गुंजाइश कहीं ना कहीं अब भी नजर आ रही है, क्योंकि अब विधायकों को लेकर ये बातें तक सामने आई है कि नीतीश कुमार ने उन विधायकों की शर्तों को माना भी है, और अब यहाँ पर कई ऐसे विधायक हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि हमने मंत्री पद मांगा था लेकिन मंत्री पद उन्हें मिला नहीं। तो अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे कि आखिरकार विधायकों की इस नाराजगी पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। जिस तरह से यहाँ पर जीतन राम मांझी को लेकर अमन जी ने अपनी बात रखी कि मांझी को कैसे मनाया गया, मांझी को यहाँ पर मंत्री पद की चाह रही थी, उनके बेटे संतोष सुमन को भी आगे किया गया, लेकिन अब मांझी को लेकर यहाँ पर यह अटकलें भी तेज हुई कि कांग्रेस और राजद की तरफ से मुख्यमंत्री बनाने का उन्हें प्रस्ताव मिल चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर अब कयास यहाँ पर तेज होते हुए जिस तरीके से नजर आ रहे, क्या मांझी अब लोकसभा चुनाव में कोई बड़ी बगावत करते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए प्रियांशी, जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से वो बयान दिया था कि मुख्यमंत्री का ऑफर मुझे यहाँ महागठबंधन की ओर से दिया गया है, अब उस बयान को आप आज जाकर के आधार मानेंगे कि यहाँ क्या उस बयान के आधार पर, या अगर वाकई में उन्हें ऑफर दिया गया है तो क्या उस आधार पर जीतन राम मांझी लोकसभा चुनावों के दौरान यानी आने वाली 1.5-2 महीने के अंदर एनडीए से बगावत कर महागठबंधन में जा सकते हैं? तो देखिए, अगर वो ऐसा करेंगे भी तो उन्हें हाथ क्या लगेगा। फ्लोर टेस्ट हुआ, 129 मत यहाँ पर नीतीश कुमार या कहीं एनडीए को मिले और तकरीबन 111 या 112 मत यहाँ महागठबंधन को मिले। अब जीतन राम मांझी जिनके पास 4 विधायक है, अगर वो एनडीए से इतर महागठबंधन में चले भी जाते हैं, ना तो एनडीए अल्पमत में आएगा और ना ही महागठबंधन में जाने से उनके महागठबंधन बहुमत में आएगा, तो कुछ भी यहाँ पर उनके लिए निकलने वाला नहीं है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनके लिए बेहतर यही रहेगा कि अगर वो यहाँ रहते हैं एनडीए में तो निश्चित तौर पर वे सरकार में रहेंगे, साथ ही साथ एनडीए में रह करके लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन जो अगर यहाँ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा कर सकता है उसको, तो उसकी संभावना यहाँ ज्यादा रहेंगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें प्रस्ताव दिया है कि राज्यपाल उन्हें बनाया जाएगा और लोकसभा सीट को लेकर भी वादे किए जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में जीतन राम मांझी राज्यपाल पद को स्वीकार करते हुए देखे जाएंगे? देखिए, इसकी प्रबल संभावना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ जीतन राम मांझी को मेरे ख्याल में करीब 75 या उससे ऊपर की उम्र उनकी इस वक्त हो चुकी होगी, और अगर वे अब जाकर भी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वे अब मुख्यमंत्री बन जाएं या 2025 में मुख्यमंत्री बन जाए और 2030 तक मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में राज्यपाल या राज्यसभा सांसद एक मुझे लगता है कि बेहतर पद उनके लिए है और वो उसके लिए स्वीकार भी करेंगे। राज्यपाल का आपने जिक्र किया, साथ ही साथ चर्चा ये भी है कि एनडीए उन्हें यहाँ राज्यसभा के तौर पर भी आगे भेज सकता है। राज्यसभा सांसद के लिए 16 सीटें बिहार में आती है राज्यसभा की, जिनमें से 6 पर अब यहाँ नामांकन मतदान उसके बाद होना है, चुनाव सांसदों का होना है, तो संभावनाएं हैं। और यहाँ पर यह भी संभावना है कि जीतन राम मांझी कोई भी बेहतर पद को अपने अनुरूप यहाँ पर उसे स्वीकार कर लेंगे। वाकई में फिलहाल देखा जाए यहाँ पर जिस तरह से तेजस्वी यादव एक बड़ा खेल करते हुए नजर आने वाले थे, लेकिन उस खेल में वह किस तरीके से फेल होते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि अगर विधायकों में वो बड़ी नाराजगी है तो वो बड़ी नाराजगी क्या वाकई में अब नीतीश कुमार दूर कर पाएंगे? अगला सवाल यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे कि आखिरकार विधायकों की नाराजगी पर उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहेगी? क्या वाकई में अब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव इस नाराजगी का पूरा फायदा उठाते हुए नजर आ सकते हैं?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर जब से फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार ने बहुमत साबित करी है उसके बाद से यहाँ पर जो है विधायकों के बयान आने शुरू हो गए हैं। आपने देखा कि यहाँ पर जो जेडीयू की विधायक है बीमा भारती की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने भी यहाँ पर अपना सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर काफ़ी कुछ कहा है। वो यहाँ पर ये कहती नजर आई है कि मेरे पति और बेटे को यहाँ पर जबरन यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया था। हालांकि आपको बता दें कि जब कल विधानसभा में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था तो उस दौरान बारी बारी से सब लोग भाषण दे रहे थे। उस बीच में यहाँ पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी भाषण दिया। सम्राट चौधरी ने एक लाइन यहाँ पर कही कि जितने भी विधायकों ने जेडीयू को धोखा दिया है उन सब से एक एक से मैं यहाँ पर बदला लेता नजर आऊंगा, मतलब कि एक एक को मैं अच्छे से देख लूंगा। तो यहाँ पर जब बीमा भारती को लेकर ये जिक्र सामने आया कि बीमा भारती पाला बदलने वाली है, तभी यहाँ पर देखा गया कि उनके बेटे और उनके पति को घंटों भर पुलिस ने यहाँ पकड़ कर रखा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पूरा जो आरोप लग रहा है सम्राट चौधरी की तरफ भी कहीं ना कहीं ये होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ आरजेडी के विधायकों का भी यहाँ बयान सामने आया है कि जबरन उनसे यहाँ पर यानी कि जहां उन्हें आरजेडी की लाइन में बैठना था वहां वो जेडीयू की लाइन में बैठते नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं विधायकों के साथ अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो गलत होता हुआ नजर यहाँ पर आया, क्योंकि सारा खेल 4 से 5 विधायकों की वजह से बिगड़ा है तेजस्वी यादव का अगर देखा जाए तो यहाँ पर यही कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अभी तो अपनी बहुमत साबित करते नजर आ गए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर वो पलटी मारते जरूर नजर आ सकते हैं। देखिए फिलहाल जिस तरह से नीतीश कुमार जो पलटी राम के नाम से काफी ज्यादा मशहूर हो चुके हैं, ऐसे में अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार आखिरकार क्या कुछ रणनीति बनाते हैं। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे कि आखिरकार 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो इन विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव क्या बड़ा खेला करने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि 79 में से 3 विधायक तो उनका पाला बदल चुके हैं फ्लोर टेस्ट के दौरान। ऐसे में जेडीयू के विधायकों में नाराजगी देखने को मिल रही है, तो पाला बदलने की कोशिश तो दोनों ही दलों की तरफ से रहेगी, लेकिन 25 में आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए यहाँ पर 25 के आने का अभी वक्त है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि नीतीश कुमार का भविष्य यहाँ पर क्या रहने वाला है। आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी प्रांशी 79 उनके विधायक हैं, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, अपने तमाम विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। जरूर 3 विधायक उनके पाले से और सत्ता पक्ष की तरफ जाकर बैठ गए थे। कल निराशाजनक प्रदर्शन रहा था कल आरजेडी का, क्योंकि जिस तरीके से तमाम दावे किए जा रहे थे कि खेल होने वाला है, यहाँ पर 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं, 12 विधायक हमारे संपर्क में हैं, 8 विधायक पहुंचे भी नहीं थे। तो ऐसे में तमाम जो है उम्मीदें लग रही थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ पर ध्वनि मत से अपना बहुमत परीक्षण पास करते हुए नजर आए और 129 विधायकों के समर्थन के साथ उन्होंने जो है बहुमत हासिल किया है। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में तमाम लोगों में जो नीतीश कुमार के लिए रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ अपनी सत्ता के लिए और अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो सामने अभी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे यही प्रतीत हो रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। वाकई फिलहाल देखा जाए यहाँ पर नीतीश कुमार जो जिस तरीके से वह अहम फैसला लेते हुए नजर आए हैं, और ऐसे में अब यहाँ पर 2025 में वह मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। क्योंकि सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, उनके पिता कहते हैं कि 18 से 20 साल की ये तपस्या है तब वह उप मुख्यमंत्री बने हैं, और आने वाले समय में मुख्यमंत्री के पद पर भी वह सम्राट चौधरी को देखना चाहेंगे। तो ऐसे में देखते हैं कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को हटाने की रणनीति बनाती है या फिर नहीं, या फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद जिस तरीके से तेज है यादव कुनबे की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, क्या तेजस्वी यादव जिस तरह से युवा नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं वह मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।